गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा है हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। आज अपन उससे अगला बिंदु हेलो एल्केन के बाद में कुछ पॉइंट हैं उनको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में अपन चलेंगे हेलो एल्केन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हेलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ने से पहले हेलो एल्केन के कुछ आगे के 2-3 बिंदु हैं उनको अपन क्लियर करते हैं। उसके बाद में अपन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो अगला बिंदु अपन ले रहे हैं एल्किल हैलाइड के बाद में वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड बड़े सिंपल सा टॉपिक है। देखिए वाइनिल हैलाइड या इससे आगे 2-3 पॉइंट और आएंगे, उनको समझने से पहले मैंने आपसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो और उससे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो ये कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित हो तो दोनों ही कार्बन कौन सी प्रावस्था में होंगे? sp3 में। ये भी sp3 में। कार्बन कार्बन के बीच अगर द्विबंध उपस्थित हो तो ये कौन सा होगा? sp2 संकरित अवस्था में। और ये कार्बन कौन सा होगा? sp2 में। और अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो कार्बन कौन सी अवस्था में होंगे? sp संकरित अवस्था। ये बातें डिस्कस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें अपन पढ़ चुके हैं। एकल बंध sp3, द्विबंध sp2 और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो sp संकरित अवस्था में होंगे। अब अपन चलते हैं वाइनिल हैलाइड की तरफ। किसे कहते हैं वाइनिल हैलाइड? इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसका एक एग्जाम्पल लेकर के इसको डेफिनेशन को अपन क्रिएट करते हैं। देखिए X, एक अपने एग्जाम्पल लिया है। X मीन्स अपन जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई सा भी अपन हैलोजन एलिमेंट ले सकते हैं। देखिए अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन द्विबंध से बंधित है तो ये होगा sp2 अवस्था में और इससे अगला कार्बन कौन सी अवस्था में है? sp2 अवस्था में। तो वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु किसी sp2 संकरित अवस्था वाले कार्बन से अटैचमेंट हो, जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के यौगिक जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वाइनिल हैलाइड कहलाएंगे। बड़ी सिंपल परिभाषा है। वे हैलोजन एलिमेंट या वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु किसी sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो क्या कहलाएंगे? वाइनिल हैलाइड कहलाएंगे। X की जगह अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। इसका जैसे एग्जांपल लें CH2 डबल बॉन्ड CH Br। तो इसका टाइप की अगर बात करें तो कौन सा यौगिक कहलाएगा? वाइनिल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 कार्बन है और उससे अगला कार्बन भी sp2 अवस्था में है। इसको बोलेंगे वाइनिल हैलाइड। और अगर इसके नाम की बात करें तो नोमेनक्लेचर अपन कर सकते हैं। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है sp2 में है, अगला कार्बन sp2 में है तो इसको अपन प्रतिस्थापित में क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है और द्विबंध है तो क्या लिख देंगे? एथीन। 1 ब्रोमो एथीन। तो नोमेनक्लेचर की बात तो अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जैसे जैसे अपने टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अपन वाइनिल हैलाइड की बात की अपन ने। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 अवस्था में हो, इस प्रकार के यौगिक वाइनिल हैलाइड कहलाएंगे। इसके बाद अगला है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके बाद में इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। देखिए एक अपन ने एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से देखो इसको। हैलोजन परमाणु है ब्रोमीन, कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सी अवस्था में है? सिंगल बॉन्ड से है तो sp3 हो गया।
और इससे अगला कार्बन कौन सी अवस्था में है, द्विबंध से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया sp2 संकरित अवस्था में। तो वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो और sp3 कार्बन आगे किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के यौगिक जो हैं वो कहलाएंगे एलिलिक हैलाइड। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को बोलेंगे अपन एलिलिक कार्बन। कौन सा कार्बन है, एलिलिक कार्बन। तो इसकी डेफिनेशन अपन दोबारा से देख लो एक बार कि वे हैलोजन परमाणु वे यौगिक जिसमें हैलोजन किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो और sp3 कार्बन जो है किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के यौगिक जो है वो क्या कहलाएंगे, एलिलिक हैलाइड कहलाएंगे। नाम लिख सकते हो इसका आप 1 2 3, 1 पे डबल बॉन्ड है तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी पहले आ जाएगा, तो 3 पे ब्रोमो है, क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, द्विबंध कार्बन 1 पे है, प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। तो ये हो गया आपका एलिलिक हैलाइड। नेक्स्ट नंबर 3, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड देखिए, थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है बेंजिलिक हैलाइड, कहीं ना कहीं इस प्रकार के यौगिकों में बेंजीन का उपयोग होगा। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन निकालते हैं अपन। ये कोई एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए हैलोजन एलिमेंट जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन है sp3 अवस्था में, और sp3 जो कार्बन है ये किसी बेंजीन के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी परिभाषा किस तरह से हो जाएगी कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो और वो sp3 कार्बन आगे बेंजीन के किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बेंजीन के किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाएंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहलाएंगे। देखो एलिलिक और बेंजिलिक में क्या अंतर था, यहाँ भी हैलोजन एलिमेंट sp3 से जुड़ा हुआ है, आगे भी sp2 ही था, यहाँ भी sp3 से जुड़ा हुआ है और यहाँ आगे भी sp2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो sp2 कार्बन है वो बेंजीन का नहीं है, लेकिन बेंजिलिक हैलाइड में जो कार्बन sp2 होगा वो किसका होगा, बेंजीन का होगा, इसलिए इस यौगिक को अपन बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। तो इस तरह से अपन ने पहला अपन ने वानिल, उसके बाद एलिलिक, उसके बाद बेंजिलिक, और इसके बाद एक पॉइंट और है आपका नंबर 4 एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड सिंपल सा टॉपिक है। देखिए एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अपन जानते हैं कि बेंजीन में सारे के सारे कार्बन कौन सी अवस्था में होते हैं, sp2 अवस्था में होते हैं। तो अगर हैलोजन एलिमेंट सीधा अगर बेंजीन के कार्बन से अटैच है, सीधा बेंजीन के कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के सारे के सारे यौगिक क्या कहलाएंगे, एरिल हैलाइड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हैं क्लोरीन जोड़ सकते हो, बेंजीन से सीधा ब्रोमीन जोड़ सकते हो, आयोडीन जोड़ सकते हो, फ्लोरीन जोड़ सकते हो। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल होंगे वो किसके हो जाएंगे, एरिल
हैलाइड के हो जाएंगे, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और ये हो जाएगा आयोडोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये जो 5 जो हैलाइड्स के जो प्रकार बने पड़े हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं हैलोजन एलिमेंट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण और उससे अगले कार्बन के संकरण में भिन्नता होती है। तो ये सारे टाइप और उसके एग्जाम्पल अपन ने देखे। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, हैलो एल्केन के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। तो पहले अपन पढ़ेंगे हैलो एल्केन के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। भौतिक गुण। हैलो एल्केन के भौतिक गुण। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर अपन इस भौतिक गुण वाले पॉइंट पर इस बात पर जोर देंगे कि बोर्ड के एग्जाम में इस पॉइंट में से कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। अपन जानते हैं कि हैलोजन एलिमेंट अपने आवर्त सारणी वर्ग 17 के एलिमेंट होते हैं FCl Bri, ठीक है। अपन ने ये भी पढ़ा है कि कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्डिंग होती है या CX बंध की प्रकृति अपन पढ़ चुके हैं। इस हैलोजन एलिमेंट की विद्युतीयता अधिक होने के कारण इस पे आंशिक नेगेटिव होता है, इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। अतः CX बंध की प्रकृति को अपन किस प्रकार की प्रकृति होती है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध टाइप का होता है। तो हैलो एल्केन की CX बंध की प्रकृति जो है वो ध्रुवीय सहसंयोजक होती है। इस ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण पहला बिंदु में ले रहा हूं क्वथनांक। सामान्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में या हाइड्रोकार्बन की तुलना में अगर मैं हैलो एल्केन के क्वथनांक का कंपैरिजन करूं या तुलना की बात करूं तो हैलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन की तुलना में अगर दोनों में समान अणुभार हो तो हैलो एल्केन का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। कारण क्या है, क्योंकि हैलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय सहसंयोजक होती है और इस ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति के कारण हैलो एल्केन के क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होते हैं। जैसे मैं कहूँ ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन और इसमें 1 2 3 3 कार्बन है। अगर मैं 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ले आऊं प्रोपेन, तो दोनों की अगर क्वथनांक की तुलना की जाए तो ये बात कर चुके हैं अपन कि इसकी ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति के कारण समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और हैलो एल्केन में क्वथनांक की तुलना की जाए तो क्वथनांक किसका अधिक होगा, हैलो एल्केन का, और हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, कम होगा। एक तो बात होगी समान अणुभार होने पर दोनों के क्वथनांक की तुलना। इसी में क्वथनांक में एक पॉइंट दूसरा और आता है, उसको भी अपन एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं।
देखिए, अगर मैं चार कार्बन का मैंने कोई हेलोएल्केन लिया है, 1 क्लोरोब्यूटेन, अगर मैं इस हेलोजन परमाणु की स्थिति बदल करके यहाँ 1 पे जुड़ा हुआ है, अब की बार में इसको CH3, CH2, CH, Cl, CH3, तीसरा CH3, CH, CH3, CH2Cl, और चौथा CH3, CH3, CH3Cl। देखिए, चार एग्जाम्पल लिए हैं, चारों ही हेलो एल्केन हैं, लेकिन चारों में अंतर है। पहला है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, नामकरण अपन पढ़ चुके हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन। दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तीसरा है 1, 2, 3, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। और लास्ट हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये चार एग्जाम्पल अपन लिए हैं। अब अपन इनमें तुलना कर रहे हैं क्वथनांक की। अब इसमें देख रहे हैं अपन कि चारों एग्जाम्पल में हाइड्रोकार्बन की या कार्बन की संख्या जो है वो चारों में समान है। इसमें भी 4 कार्बन है, 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 लेकिन इनमें अंतर क्या है? पहले में बिल्कुल सीधी श्रृंखला में कार्बन की श्रृंखला है, दूसरे में क्लोरीन परमाणु शाखा के रूप में जुड़ गया, यानी ये हेलोएल्केन जो है वो शाखित हो गया। फिर इस तीसरे एग्जाम्पल में 2 शाखाएं हो गई, यहाँ CH3 शाखा के रूप में हो गया, यहाँ पर CH जुड़ा हुआ है। और चौथे एग्जाम्पल में और भी ज़्यादा शाखित हो गया ये हेलोएल्केन, यानी शाखा के रूप में यहाँ पर 2 CH3 जुड़ गए। तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, यानी कोई भी हेलोएल्केन में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हेलोएल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, क्वथनांक की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा क्वथनांक के समानुपाती होता है। किसी भी यौगिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके समानुपाती होगा? क्वथनांक के समानुपाती होता है। याद रखें इस बात को। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अशाखित हेलोएल्केन में पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्यादा, जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता जाएगा। और जहाँ सबसे ज़्यादा शाखाएं होंगी वहाँ पर सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो क्वथनांक की वैल्यू भी सबसे क्या होगी? कम होगी। इसलिए अगर मैं 1, 2, 3, 4 तीनों में सर्वाधिक क्वथनांक की बात करूँ तो नंबर 1 पे सर्वाधिक क्वथनांक कौन सा होगा? 1 क्लोरोब्यूटेन, फिर उसके बाद में 2 क्लोरोब्यूटेन, फिर उसके बाद में 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, और सबसे कम क्वथनांक वाला होगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो राजस्थान बोर्ड में फिजिकल प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन क्वथनांक में से आता है, और इसी तरह के कुछ सवाल आते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखनी है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इज डायरेक्टली किसके समानुपाती है? क्वथनांक के समानुपाती है। याद रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्वथनांक की वैल्यू भी बढ़ेगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो क्वथनांक की वैल्यू भी घटेगी। तो ये बात थी आपके हेलोएल्केन के भौतिक गुण की। अब अपन आगे चर्चा करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में बात करेंगे अपन हेलोएल्केन के रासायनिक गुण, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बिंदु इसमें आपको मैं और बता दूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हैलोजन एलिमेंट आपके 4 हैं,
अगर मैं आपसे कहूँ फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और आयोडोमेथेन, और आपसे पूछा जाए इन चारों में हाइड्रोकार्बन की संख्या समान है, एक एक हाइड्रोकार्बन है, और हैलोजन एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसमें आपको क्वथनांक का क्रम पूछा जाए तो सर्वाधिक क्वथनांक का क्रम या इसका अवरोही या आरोही क्रम जो है वो कैसा होगा, तो याद रखें इस बात को। सर्वाधिक क्वथनांक जो होगा आयोडोमेथेन का, उससे कम होगा ब्रोमोमेथेन का, उससे कम होगा क्लोरोमेथेन का, और सबसे कम होगा फ्लोरोमेथेन का। तो ये हो जाएगा अधिक से कम की ओर, और अधिक से कम की ओर का मतलब ये कौन सा क्रम हो गया, क्वथनांक का अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम हो चाहे आरोही क्रम हो, याद रखें आयोडोमेथिल, आयोडोमेथेन, फिर ब्रोमोमेथेन, फिर क्लोरोमेथेन और फिर फ्लोरोमेथेन, ये होगा क्वथनांक का क्रम। तो ये थे आपके एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। अवरोही की जगह अगर आरोही पूछे इसका अपोजिट कर दोगे, कोई समस्या नहीं समझो। चलो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। देखिए हेलो एल्केन के रासायनिक गुण स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं ये कहूँ कि इस पूरे चैप्टर की जो जान है वो केमिकल गुण या रासायनिक गुणों में है। और इसमें रासायनिक गुण, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर किसी मेजर क्वेश्चन की बात की जाए तो मेजर क्वेश्चन रासायनिक गुण या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में से पुटअप अवश्य होता है। तो यहाँ पर अपन बात करें आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहला नाम आता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेवेंथ क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं के प्रकार आप लोगों ने पढ़े हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वहाँ पर भी लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसके अलावा आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके अलावा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, प्लस आर प्रभाव, माइनस आर प्रभाव है, जिसको अपन अनुनाद प्रभाव, इसके अलावा जितने भी सारे इफेक्ट हैं या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको ध्यान में हैं तो 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। तो उन टॉपिक्स को आप ज़रूर एक बार देखें, जिससे कि आगे की सारी प्रक्रिया जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे आज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस अभिक्रिया का नाम है, इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको एशेन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एशेन अभिक्रिया, एस सब्स्टिट्यूशन का पहला अल्फाबेट, एन न्यूक्लियोफिलिक का पहला अल्फाबेट, एशेन अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। इस अभिक्रिया के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, SN1 और SN2। 1 का मतलब क्या हो गया, एकाण्विक नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वन का मतलब एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहां पर 2 लग गया, मीन्स द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम भी अपन इंग्लिश में लिखा है, तो मैं इसका भी आपको नाम थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं। SN1 एकाण्विक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और यहां पर है द्विअणुक, एकाण्विक के लिए यूनिमोलिकुलर आ गया, द्विअणुक के लिए बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले भैया केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ने जा रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं SN अभिक्रिया। मूल रूप से ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 को अपन बोलते हैं एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 जिसको अपन बोल सकते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले या उसके टाइप पढ़ने से पहले मैं इस अभिक्रिया की बात करूंगा, इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसके बाद में अपन चलेंगे SN1 और SN2 के लिए। तो चलो शुरू करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया में सबसे पहले अपन परिभाषा देखेंगे इसकी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। 2 नाम दिख रहे हैं आपको। 11वीं क्लास में आपके अभिक्रमकों के प्रकार आए थे, इसमें आपने पढ़े थे नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में। तो वहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाभिक स्नेही क्या पढ़ा था आप लोगों ने? वे स्पीसीज जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या उन पे चार्ज नेगेटिव हो, या कुछ ऐसे स्पीसीज जिन पे लोन पेयर, जिसको अपन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, की उपस्थिति हो। इस प्रकार के कुछ समूह जो होते हैं वो नाभिक स्नेही की कैटेगरी में आते हैं। इसका अपोजिट दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? अगर सिंपल से शब्द में अपन समझें, नाभिक स्नेही जिन स्पीशीज के पास या वे अणु, परमाणु अथवा आयन जिन पे चार्ज ऋणावेश हो, नेगेटिव हो, या फिर जिन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, या फिर उनमें किसी भी विषम परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, इन तीनों कारणों के कारण उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नाभिक स्नेही की कैटेगरी में रखते हैं। अर्थात नाभिक स्नेही जो होगा वो कहाँ पे आक्रमण करेगा? जाहिर सी बात है, जिसके पास पावर ज़्यादा होगा तो कमज़ोर को ज़रूर परेशान करेगा, वही वाली बात है। तो नाभिक स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वो हमेशा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर अटैक करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही पे अटैक करेगा। तो नाभिक स्नेही कौन कौन सी स्पीशीज, जैसे OH नेगेटिव हैं, OR नेगेटिव हैं, CN नेगेटिव हैं, जिन पे लोन पेयर भी आपको देखिए वो भी नाभिक स्नेही का कार्य कर सकते हैं, जिन पे चार्ज नेगेटिव हो। तो जहाँ पर आपको ऋणावेश मिले वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नाभिक स्नेही कहलाएंगे।
और जहाँ पर आपको लोन पर मिले वो भी क्या है, नाभिक स्नेही का कार्य करते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझ सकते हैं ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, नाभिक स्नेही। इसी तरह से मैं बात कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही वे अभिकर्मक जिन पे चार्ज धनावेश हो या फिर उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, इस प्रकार के अभिकर्मक क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, चार्ज प्लस हो, प्लस चार्ज वाले जो भी हैं जहां भी आपको चार्ज प्लस मिले वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के कहलाएंगे। तो अब अपन इस परिभाषा की ओर चलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी नाभिक स्नेही के द्वारा किसी अन्य अणु, परमाणु अथवा आयन का प्रतिस्थापन होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो जाहिर सी बात है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर नाभिक स्नेही के द्वारा किसी अन्य अणु, परमाणु अथवा आयन का प्रतिस्थापन हो, मीन्स किसी नाभिक स्नेही के द्वारा अन्य अणु, परमाणु, आयन वहाँ से हट जाए और उसके जगह क्या जुड़ जाए, नाभिक स्नेही जुड़ जाए, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन स्नेही, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ नाभिक स्नेही की जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु अथवा आयन का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा हो, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही की एग्जाम्पल के द्वारा लेते हैं अपन। देखिए RX एल्किल हैलाइड है, की अभिक्रिया में जलीय KOH, जलीय शब्द के लिए अपन लगाते हैं इंग्लिश में एक्वस, AQ, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RX KOH के साथ करवाने पर, ध्यान दो KOH आयनन होगा K प्लस OH माइनस और इसका R प्लस और X नेगेटिव। OH पे नेगेटिव आएगा, ये किसको प्रतिस्थापित कर देगा, X को। OH यहाँ जुड़ जाएगा और X किसके साथ ला जाएगा, पोटेशियम के साथ में। तो क्या बनेगा ROH प्लस KX। X का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, FCl Br। इस अभिक्रिया में अपन देख रहे हैं, देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ में करवा रहे हैं, एल्कोहल बन रहा है, पोटेशियम हैलाइड उप उत्पाद बन रहा है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें, इसकी क्रियाविधि की बात करें, तो क्रियाविधि की बात करने से पहले इसका मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर उसके बाद में इसकी पढ़ते हैं अपन SN1 और SN2 रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए R की जगह मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5Br ब्रोमो एथेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो वही रिएक्शन है, ये बन यहाँ से टूटेगा और इसका आयनन होगा, तो क्या बनेगा K प्लस और OH नेगेटिव। अभी अपन ने बात की है केमिस्ट्री में किसी भी यौगिक का जब आयनन करवाते हैं तो हमेशा पहला आयन कैसा होता है, हमेशा धनायन होता है और दूसरा आयन हमेशा ऋणायन होता है। और जिस पे चार्ज नेगेटिव होता है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह, और जिस पे चार्ज पॉजिटिव होता है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर OH जो है Br को हटा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा और K के साथ Br, तो क्या बन जाएगा C2H5OH प्लस KBr।
ये बन गया उत्पाद एथेनॉल। अल्कोहल है, अल्कोहल आईपीसी नोमेनक्लेचर में अल्कोहल के लिए अनुलग्न ओल लगाते हैं, तो एथेन प्लस ओल तो हो जाएगा एथेनॉल। अब यहाँ पर आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके अपनी बुक्स में दे रखे हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे। उन एग्जाम्पलों पर चलने से पहले अभी अपन ने बात की थी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देयर आर टू टाइप, दो प्रकार की होती है, पहली SN1 और दूसरी SN2 रासायनिक अभिक्रिया। तो अब अपन चलते हैं SN1 की तरफ। SN1 SN1 नाम था यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, एकाण्विक नाभिक स्नेही बात हो गई है, अपन ने पहले कर ली इसके बारे में थोड़ी सी कि एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 जिसको अपन बोलते हैं, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। SN1 के लिए ये कोई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। जलीय KOH अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अभिक्रिया तो अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन अपन शुरुआत करें SN1 की, तो दोबारा से अपन एग्जांपल लिया अपन ने। इसकी डिग्री की बात करें तो ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसे? ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उससे अन्य कितने कार्बन है? 1, 2 एंड 3। तो कौन सा हुआ? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। वर्गीकरण के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नामकरण की बात करें तो अपन जानते हैं 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1, 2, 3। नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। कोई समस्या नहीं है? चलो, अभिक्रिया वही होनी है। एल्कोहलिक KOH Br बंद के इलेक्ट्रॉन 1 टूटेगा, इसका आयनन होगा K प्लस OH नेगेटिव। तो OH किसकी जगह? Br की जगह जाएगा, और Br पोटेशियम के साथ KBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 OH प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। वर्गीकरण के हिसाब से 3 डिग्री अल्कोहल और IUPAC नोमेनक्लेचर अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो। 1, 2, 3 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। इससे अगला चैप्टर आएगा, वहाँ पर इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। लेकिन फिर भी जहाँ पर भी आ रहा है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो SN1 अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिया। एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं, अभिक्रिया अपने 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया KOH से करवाई।
और अपने पास प्राप्त हुआ 2 मेथिल प्रोपेन और पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ये कैसे बनता है इसकी अपन बात करते हैं क्रियाविधि की, मैकेनिज्म क्रियाविधि की। देखिए क्रियाविधि, मैकेनिज्म। अपन बात कर रहे हैं SN1 की क्रियाविधि की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने अभी अभिक्रिया करवाई है ये वाली, शॉर्ट में ऊपर लिख देता हूं मैं। ये अपने पास उत्पाद बना, ठीक है। क्रियाविधि में देखिए सबसे पहले अपन ने लिया है KOH, जलीय KOH। KOH का जब आयनन होगा तो K प्लस और OH नेगेटिव। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, जिसपे चार्ज नेगेटिव है उसको अपन क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेह विक्रमक। अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं, SN1 पढ़ रहे हैं, इसको अपन एकाणुविक बोलते हैं। तो ये आपके पास नाभिक स्नेह विक्रमक OH आ गया। देखिए ये अभिक्रिया जो है वो 2 पदों में कंप्लीट होती है, 2 पदों में कंप्लीट होगी। प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप। देखिए प्रथम पद में जो है, जो आपने एल्किल हैलाइड लिया है, इससे कार्बोकैटायन बनता है। कैसे, CH3 CH3 CH3। अपन ने पढ़ा है कार्बन की विद्युतीयता कम और हैलोजन की विद्युतीयता ज़्यादा, तो बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ आकर्षित होने के कारण ये बंध पहले से ध्रुवीय होता है। तो जब ये बंध टूटेगा तो कार्बन पे आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा और ब्रोमीन जो है बाहर निकलेगा, या जो भी हैलोजन एलिमेंट बाहर निकलेगा उस पे चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इस कार्बन में पॉजिटिव आ गया और ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। पहला पद जो होता है वो धीमा पद होता है, बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होता है। और पहले पद में बन क्या रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। जिस कार्बन पे प्लस आपको दिख रहा है, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो मैंने जो आपको तरीका बताया था वही तरीका आपको अप्लाई करना है। जिस कार्बन पे प्लस आपको दिख रहा है उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वही उस कार्बोकेटायन की डिग्री होती है। प्लस जिस कार्बन पे उससे अन्य कार्बन 1, 2 और 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कौन सा कार्बोकेटायन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, या इसको आप तृतीयक कार्बोकेटायन बोल सकते हो। तो पहला पद हो गया जिसमें क्या बना, कार्बोकेटायन बना। और सेकंड जो पद होगा, द्वितीय पद, देखिए तो प्रथम पद में जो कार्बोकेटायन बना है, लिखिए इसको CH3 और CH3, इस कार्बन प्लस है। इससे पहले अपन एक टर्म लिखा है, ऊपर एक पद लिखा है KOH का आयनन अपन ने करवाया है, तो नाभिक स्नेह क्या बना, OH। तो सेकंड पद में ये OH जो है वो किसके रूप में कार्य कर रहा है, नाभिक स्नेह के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये वाला पद जो होगा, सेकंड पद जो होगा, वो कैसा पद होगा, तीव्र पद होगा। पहला पद कैसा था, धीमा पद। हमेशा याद रखें, धीमा पद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अगर कोई अभिक्रिया की क्रियाविधि 2 पदों में कंप्लीट हो रही है और दोनों पद में से कोई भी पद, अगर कोई एक पद कोई धीमा गति से संपन्न होता है,
तो धीमी गति वाले पद को हमेशा वेग निर्धारक पद कहा जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद बोलते हैं। तो द्वितीय पद में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटन बना, ये जो क्या है, नाभिक नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, अगर ये नाभिक नहीं इस कार्बोकेटाइन के कार्बन पे अटैक करेगा, जाहिर सी बात अटैक क्यों करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिस पे चार्ज प्लस होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये नाभिक नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इस पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो पद कैसा होगा, तीव्र पद होगा, यानी तुरंत अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा। ध्यान दें, नाभिक ने इस कार्बन से जुड़ेगा तो दो तरीके से जुड़ सकता है। एक उधर से जिधर से Br निकला है, मीन्स इस कार्बन से Br इधर था, अगर इधर से OH जुड़ता है तो OH इधर जुड़ जाएगा। और दूसरा, अगर Br इधर से निकल रहा है तो OH अगर इसके पश्चिम दिशा से अटैक करे, मैं यहाँ पर OH लिखूँ, अगर ये कोई नाभिक नहीं है और ये नाभिक ने अगर इसके पश्चिम दिशा से अटैक करे तो दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना होती है। और दोनों उत्पादों को आप कैसे लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, CH3 कार्बन से CH3 OH प्लस CH3 OH। इस तरीके से दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना होती है। 50% ये उत्पाद बनने की संभावना होगी और 50% ये उत्पाद बनने की संभावना होगी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इस प्रकार दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना हो, इस मिश्रण को अपन बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण बनता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपने एक नाम दे सकते हैं, उसको बोला जाता है रेसिमीकरण। तो मैं एक बार दोबारा से SN1 की क्रियाविधि की बात करते हैं। 3 डिग्री एल्किलाइड अपन ने लिया, KOH के साथ अभिक्रिया करवाई तो उत्पाद ये बन रहा है। अब इन दोनों की अभिक्रिया से ये जो उत्पाद बना है वो किस तरह से बना, इसकी क्रियाविधि अपन दो पदों में कंप्लीट करते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम और द्वितीय पद पढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर अपने KOH लिया तो KOH में कौन नाभिक नहीं है, अपने निकाल लिया K+OH नेगेटिव, तो नाभिक नहीं कौन है, OH नेगेटिव है। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड हैलोजन एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है, इसकी विद्युतीयता अधिक होने के कारण कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और Br बाहर निकल गया। पहला पद जो होता है वो धीमी गति से संपन्न होता है, इसलिए इस पद को अपन क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकंड पद में फिर जो फर्स्ट पद में जो कार्बोकेटाइन बना है, सेकंड पद में नाभिक ने जो है उसके अगर या पश्चिम दिशा से दोनों तरफ से अगर आक्रमण करता है तो दो प्रकार के प्रोडक्ट या उत्पाद बनने की संभावना होती है। 50% ये उत्पाद बन सकता है, 50% इस प्रकार का उत्पाद बन सकता है। अगर दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना हो, इस प्रकार का मिश्रण जो है वो कहलाएगा रेसिमिक मिश्रण। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रेसिमिक मिश्रण बनने की अभिक्रिया जो है, प्रक्रिया जो है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेसिमीकरण बोला जा सकता है। तो ये थी आपकी SN1 की क्रियाविधि और उसकी रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया SN1 में राजस्थान बोर्ड में इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं कि SN1 और SN2 दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या भेद है, इसमें से क्वेश्चन आता है। या फिर आपको अकेली SN1 पूछ सकता है, या फिर आपको SN2 के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपको SN1 और SN2 में कुछ जो स्टेप अपन ने किए हैं, कौन से वाला, प्रथम पद या द्वितीय पद, या फिर रेसिमिक मिश्रण कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में बनता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, या फिर प्रथम पद में अपने पास क्या बना है, कार्बोकेटाइन बनाया। कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन सर्वाधिक स्थायी होता है, क्यों होता है,
ये सारी बातें इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ये तो थी SN1 की क्रियाविधि जो 2 पदों में अपने कंप्लीट की। इसी विक्रिया में आगे चलते हैं अपन, 1-2 पॉइंट और हैं इसमें। देखिए SN1 अभिक्रिया में अभी अपने बात की है, कार्बोकेटन बना है और 3 डिग्री कार्बोकेटन अपन ने बनाया है। और डिग्री की बात करें तो डिग्री की बात अपन पहले कर चुके हैं। जिस कार्बन पे प्लस है उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो उसकी डिग्री को दर्शाता है। ये 3 डिग्री हो गया। अगर मैं जिस कार्बन में प्लस है उससे 2 कार्बन जोड़ दिए मैंने, 2 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री हो गया और ये हो गया मेथिल धनायन। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटाइन। SN1 अभिक्रिया की प्रति अगर एल्किल हैलाइडों के क्रियाशीलता के क्रम की बात की जाए तो इसका जो क्रम होगा वो ये होगा, सर्वाधिक 3 डिग्री कार्बोकेटन अभिक्रियाशील होगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री होगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री होगा और सबसे कम होगा मेथिल कार्बोकेटाइन। SN1 अभिक्रिया के प्रति कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम, तो सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? 3 डिग्री, फिर उसके बाद में 2 डिग्री, फिर उसके बाद में 1 डिग्री और सबसे कम कौन होगा? मेथिल कार्बोकेटाइन होगा। अगर यहां पर मैं इस कार्बन से कोई भी हैलोजन एलिमेंट जोड़ दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहाँ पर कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये चीज़ डिपेंड करेगी। यानी इसमें आगे अपन रासायनिक गुण में इसमें ये पॉइंट पढ़ेंगे अपन कि अगर किसी भी कार्बन पे हैलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन हो, तो उसका हाइड्रोकार्बन की संख्या उसमें कितनी है और उससे जुड़ने वाला हैलोजन एलिमेंट कौन सा है, उसकी प्रकृति के आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा और कौन सा कम अभिक्रियाशील होगा। यहाँ पर अपन सिर्फ बात कर रहे हैं SN1 अभिक्रिया के प्रति जो अपन ने कार्बोकेटाइन बनाया है, कौन सा कार्बोकेटाइन इस अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक स्थायी होगा, तो इसका क्रम होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल कार्बोकेटाइन। तो ये थी आपकी SN1 रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन SN2 के बारे में। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 है तो बाईमोलिकुलर हो जाएगी, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। द्विअणुक, देखिए पहले रिएक्शन देखते हैं। अभिक्रिया
अभिक्रिया वही होगी जो अपन ने SN1 के लिए पढ़ी है, और अपन ये बात कर चुके हैं SN1 ने अपन ने यहाँ पर एल्किलाइड लिया था 3 डिग्री। क्यों लिया था? क्योंकि अपन ये बात कर चुके हैं क्योंकि उसमें प्रथम स्टेट में जो कार्बोकेटन बना था वो बना था 3 डिग्री, और सबसे सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटन कौन सा होगा? 3 डिग्री होता है। इसलिए SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम की बात की जाए तो वो कौन सा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो वहाँ पर अपन ने लिया था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर अपन ले रहे हैं SN2 में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसकी अभिक्रिया वही QH एक्वस। तो अभिक्रिया तो अपन जानते हैं कौन सी हो जाएगी? वही वाली अभिक्रिया है, ब्रोमोमेथेन प्लस क्या हो जाएगा? KBr, सॉरी यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर KBr आ गया। ठीक है, ये तो हो गई रिएक्शंस। ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया QH से करवाई अपने, एल्कोहल बन गया और KBr बन गया। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि। अभिक्रिया दोनों में एक ही है। SN1 में अपन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और यहाँ पर अपन ले रहे हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों ले रहे हैं? SN1 की बात अपन कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर अपन कौन सा ले रहे हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि में यह SN1 SN2 अभिक्रिया जो है वो एक पद में कंप्लीट होती है, एक पद में ही पूर्ण होती है। SN1 कितने पदों में कंप्लीट हो रही थी? 2 पदों में, प्रथम पद और द्वितीय पद। लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वो केवल एक ही पद में कंप्लीट होती है। देखिए कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह है अपने पास मेथिल ब्रोमाइड, नाभिक ने अपने पास है OH नेगेटिव। इस बात को मैं सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। OH नेगेटिव क्या है? नाभिक नहीं। ये क्या हो गया? अभिकर्मक। ठीक है, नाभिक ने जब अभिकर्मक मेथिल ब्रोमाइड ये जब इस पर अटैक करेगा तो अटैक करने पर OH जो है इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। जैसे जैसे OH इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, धीरे धीरे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन एलिमेंट के बीच जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे टूटता जाएगा। तो एक इस तरह की मध्यवर्ती या ट्रांजिशन स्टेट जिसको अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था बनेगी। तो किस तरह से अपन लिख सकते हैं इस बात को? अपन H धीरे धीरे नाभिक ने OH पे अटैक कर रहा है तो इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे आप OH, और इस कार्बन से ऑलरेडी पहले से जो Br जुड़ा हुआ है इस बॉन्ड को आप धीरे धीरे ब्रेक करोगे। इस तरह की एक मध्यवर्ती जो बनेगा उसको अपन आप बोल दोगे संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट भी आप बोल सकते हो। जैसा कि अपन ने अभी बात की है कि SN2 की क्रियाविधि जो है वो एक ही पद में कंप्लीट हो रही है। तो पहले पद में इस पद में क्या हो रहा है? पहले ट्रांजिशन स्टेट बन गई और उसके बाद में उत्पाद किस तरह से बनेगा देख रहे हैं अपन। ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्मेशन होगा, यानी निर्माण होगा, बनेगा। और इसको अपन कंप्लीट करते हैं तो Br यहाँ से हट जाएगा और OH यहाँ पर से कंप्लीटली बॉन्डिंग कर लेगा। और ये Br यहाँ पर क्या हो गया? अवशिष्ट समूह, छोड़कर जाने वाला समूह हो जाएगा और ये बन गया उत्पाद बन गया। इस SN2 का एक पॉइंट अपन ने अभी देखा है। देखो अभिक्रिया की पद में कंप्लीट हो रही है। क्या लिया अपन ने? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है।
तो अगर मैं बात कहूँ SN2 रासायनिक अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम की बात की जाए तो क्रम क्या हो जाएगा, तो क्रम अपन लिख देंगे, ये है CH3Br। तो सिंपल सी बात है, SN2 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, कौन सा डिग्री लिया अपने, 1 डिग्री। तो सर्वाधिक स्टेबल कौन होगा, सर्वाधिक स्थायी सर्वाधिक रिएक्टिव कौन होगा, 1 डिग्री। फिर इसके बाद में से कम कौन सा होगा, 2 डिग्री, और इससे कम कौन सा होगा, 3 डिग्री। तो SN2 अभिक्रिया की प्रति 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपन ने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर अपन ने पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना टॉपिक था वो था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसके अपने 2 प्रकार पढ़े, SN1 और SN2। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन सबसे पहले इसके दोनों में क्या डिफरेंस है वो पॉइंट अपने को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आगे अपन चलेंगे। तो इस वीडियो से संबंधित जो भी आप लोगों ने इसमें देखा वीडियो में, जो भी कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इससे पहले वाली वीडियो है उनको भी आप कंटिन्यू देखें, कंप्लीट देखें, तभी इसके आगे वाले वीडियो आपको एक्सप्लेन होंगे, अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।